Welcome students in Subhash English School Digital Class Subject Science Class 8 Chapter 15 Some Natural Phenomena कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In class 7th you read about winds, storms and cyclones. You learn that cyclones can causes a lot of damage to human life and property. आपने क्लास 7th में स्टॉर्म, साइक्लोन और विंड्स के बारे में पढ़ा होगा। और जब साइक्लोन आता है तो उससे ह्यूमन की मतलब मानव जीवन की बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान या डैमेज हो जाती है। यू आल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना टू सम एक्सटेंट। और ये जो फेनोमेना या परिघटना होती है इसके कारण जो नुकसान होता है उससे हम अपने आप को कैसे सुरक्षित या उससे हम कैसे अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना। दिस आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। जैसे कि लाइटनिंग और अर्थक्वेक, जैसे कि जब बिजली कड़कती है और भूकंप आता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। वी शैल आल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस फेनोमेना। तो हम इस जो हमारी जो नुकसान होता है, जो संपत्ति हमारी नष्ट होती है, उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। नंबर 1 है लाइटनिंग। जो आकाश में जो लाइटनिंग होती है, जो लाइटें बिजली कड़कती है उसके बारे में। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। आपने कभी कभी देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल पे कि जब उनके जो वायर कभी लूज हो जाते हैं तो उसमें से कुछ चिंगारी निकलती है। दिस फेनोमेनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर। ये उस समय होता है जबकि तेज हवा चलती है और वो तार हिलने लगते हैं। तो यू माइट आल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन ए प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। या फिर उस सॉकेट में उनके प्लग लूज हो जाते हैं। लाइटनिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ए हग स्केल। लाइटनिंग भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है, लेकिन यह एक बड़े पैमाने पर होती है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉजेस ऑफ दिस स्पार्क्स। दे वेयर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द ब्रेथ ऑफ गॉड्स वाज विजिटिंग देम। पुराने ज़माने के जो लोग थे, इस लाइटनिंग जो आकाश में जो बिजली चमकती थी, चिंगारी निकलती थी, तो उसके बारे में वो नहीं जानते थे। तो जब भी कभी ऐसा होता था तो वो ये सोचते थे कि ऊपर वाले का कुछ कोप है और उससे डर जाते थे। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। ये लाइटनिंग का मुख्य कारण है कि जब बादल के आसपास बहुत सारे चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं तो बिजली कड़कती है। We need not be afraid of lightning, but we have to take precaution to protect ourselves from the deadly spark. हमें इससे डरना, लाइटनिंग से डरना नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे हमें अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करना चाहिए। द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट। चिंगारी के बारे में जो है ग्रीक की क्या जानकारी है वो देखेंगे। द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन अंबर इज अ काइंड ऑफ रेसिन वाज रबेड विथ फर इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। आपने एंशिएंट ग्रीक के बारे में जो उसने बताया है कि एक अंबर जो होता है वह एक प्रकार का उसको अंबर को जब हम फर से रगड़ेंगे या रब करेंगे तो वह उसके ऊपर जो है कुछ चार्जेस आ जाते हैं, या फिर उसको हेयर से रब करेंगे तो यू माइट हैव सो, तो आप देखेंगे। और वुलन या पॉलिस्टर के जो क्लॉथ्स रहते हैं तो उनके ऊपर भी कुछ चार्जेस आ जाते हैं और उनमें चट की आवाज़ आती है। इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लॉथ्स इन द डार्क यू इवन सी ए स्पार्क एंड हियर इज क्रैकिंग साउंड। तो जब ये आप क्लॉथ्स को अंधेरे में रखेंगे और देखेंगे कि इनके ऊपर कुछ स्पार्क या क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई देती है। 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. However, it took 2000 years for this realization to occur. सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट था
उसने इस लाइटनिंग में जो बिजली कड़कती है हमारे उसके बारे में, और जो अपने कपड़ों के ऊपर दिखती है वो एक सेम फेनोमेना है, और इसका एक रियलाइजेशन उसने करा। चार्जिंग बाय रबिंग, किसी भी चीज़ के रबिंग के द्वारा जो चार्जिंग होते हैं उसके बारे में। एक्टिविटी 15.1 और 15.2 आप सेल्फ करेंगे। व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रबेड विथ पॉलीथीन इट रिक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। आप जब प्लास्टिक की रिफिल को किसी पॉलीथीन से, कपड़े से या उससे रब करेंगे तो आपको उसके ऊपर कुछ चार्जेस दिखाई देंगे। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रबेड विथ ड्राई हेयर इट रिक्वायर्स ए स्मॉल चार्जेस। यदि आप प्लास्टिक कॉम्ब को भी आपके ड्राई हेयर, सूखे बालों में उसको रब करेंगे तो उसके ऊपर भी कुछ चार्जेस आ जाएंगे। तो दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब, पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्जेस। तो इस प्रोसेस को हम, जैसे कि रिफिल में जो चार्ज आया, प्लास्टिक कॉम्ब में जो चार्ज आया, या पॉलीथीन और हेयर में, तो ये सभी इनको ये चार्ज हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं और उनका एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव होता है। जैसे कि आप इस एक्टिविटी में देख सकते हैं कि दो बलून हैं जिनको कि एक धागे से बांधकर लटका है, और इनको किसी उससे क्लॉथ से इनको रब करते हैं, और जब इनको दोनों को अलग अलग क्लॉथ से रब करते हैं तो ये क्या होता है कि इनके ऊपर कुछ चार्जेस आ जाते हैं। और फिर जब इन दोनों को यदि हम पास लाएंगे, दोनों बलून चार्जेस हो गए, और जब इनको पास लाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपील करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस हमेशा क्या होता है, एक दूसरे को रिपील करते, मतलब एक दूसरे को दूर हटाते हैं। इसी प्रकार से एक पेन की रिफिल लेते हैं हम, उसको ग्लास के अंदर रखकर, और यदि उसको भी हम किसी जैसे कि रेशम के कपड़े या इससे अगर रब करेंगे तो वो रिफिल भी क्या होगी, चार्जेस हो जाएगी। तो ये चार्ज बलून अब जैसे कि ये बलून भी चार्जेस थे और रिफिल के ऊपर भी चार्ज था, लेकिन जब दोनों को एक दूसरे के पास लाया तो ये दोनों को अट्रैक्ट करते। क्यों अट्रैक्ट करते? क्योंकि बलून के ऊपर अलग चार्जेस था और रिफिल के ऊपर अलग चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्जेस था और बलून के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो दोनों जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ए चार्ज बलून रिफिल ए चार्ज बलून, ए चार्ज रिफिल रिफिल ए चार्ज रिफिल। यदि चार्ज रिफिल थी तो वो एक चार्ज रिफिल को से रिपील करेगी, बट ए चार्ज बलून अट्रैक्ट ए चार्ज रिफिल। लेकिन एक बलून जो अट्रैक्ट वो चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट करता है। डस इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, क्योंकि दोनों के ऊपर जो है अलग अलग चार्जेस है। कैन बी से दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ charges. Can we also say that the charges on the same kind repel each other while charges of different kind attract each other? इसका और कुल मिलाकर ये है कि जब यदि लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपील करेंगे और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ ए कन्वेक्शन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड व्हेन इट इज रबेड विथ सिल्क एज पॉजिटिव। इसकी यह है कि जब हमने इनके ऊपर ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज था उसको हमने उस सिल्क के कपड़े से रब किया था, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। और द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी निगेटिव, और जो दूसरी ओर जो चार्ज था बलून के ऊपर वो निगेटिव चार्ज था। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का स्थानांतरण किस प्रकार होता? द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्जेड रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। जब एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप को एक पेपर क्लिप के ऊपर लगाएंगे, रिमेंबर दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल जो है एक इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपील ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। जब उसको हम जो उसकी स्ट्रिप्स होती है वो अपने साथ जो है कुछ चार्जेस लेके जाती है और वो एक दूसरे से दूर करते हैं, और जब उसको हम वाइड ओपन जब खोलते हैं तो सच ए डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्जेस और नॉट। उसके बाद हम उस डिवाइस को देखते हैं कि उसका उपयोग करके उस ऑब्जेक्ट का कि वो अपने साथ को चार्ज लाया है या नहीं। दिस डिवाइस इज नॉन इज इलेक्ट्रोस्कोप। इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है उसकी क्या कहानी है उसके बारे में हम
क्या जानते हैं? इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। जब हमने लाइटनिंग की टर्म्स को देखा तो उसके ऊपर जो चार्ज रहते हैं वो एक रबिंग के द्वारा चार्ज होते हैं। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज लीडिंग टू लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब जब बहुत सारे चार्ज इकट्ठे एक साथ हो जाते हैं तो उसके दौरान जो क्या होता है कि बिजली कड़कती है। जैसे कि ये अर्थ है, हमारी अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये क्लाउड्स है, क्लाउड्स में निगेटिव चार्ज यहाँ पे और ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पास पास आ जाते हैं और ये निगेटिव चार्ज वाले जब हमारी अर्थ के पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में आते हैं तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा चार्जेस जो है इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आने से जो है ये इस प्रकार की हमें आकाश में जो है एक सफ़ेद लाइन सी दिखाई देती है, उससे बिजली कड़कती है। यू लर्न इन क्लास 7 दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडर स्टॉर्म। आपने क्लास 7 में थंडर स्टॉर्म किस प्रकार से डेवलपमेंट हो जाता है उसके बारे में पढ़ा होगा। द एयर करंट्स मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। तो आपने देखा होगा कि एयर करंट जो है वो ऊपर की ओर जाता है जबकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो नीचे की ओर आती है। दिस वाइजरस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ये जो खतरनाक मूवमेंट होता है वो चार्जों के अलग अलग होने के कारण होता है। बाय ए प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड्स। ये प्रोसेस जो है इसके बारे में पूरी तरह से कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लाउड्स के ऊपर की ओर इकट्ठे हो जाते हैं एंड द निगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एज। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा कि निगेटिव चार्ज जो है क्लाउड के नीचे की ओर इकट्ठे होते हैं। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड आल्सो। और ये फिर जो है हमारी अर्थ पे जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं उसके पास आ जाते हैं। तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज, और ये फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। तो द एयर विच इज़ नॉर्मली ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एयर जो है हमारी नॉर्मली पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेसिस्ट द एयर फ्लो। तो इसलिए वो अधिक देर तक उसको रोक नहीं सकती है बहने से। और निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस में जब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं तो प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। तो एक सफ़ेद लाइन हमें चमकीली लाइन दिखाई देती है और आवाज़ भी सुनाई देती है। वी सी स्ट्रिक्स एज लाइटनिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब ये एक लंबी लकीर जैसी लाइटनिंग दिखती है तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। लाइटनिंग सेफ्टी, हमें इस बिजली के कड़कने से किस प्रकार से बच सकते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब लाइटनिंग या बिजली कड़के या थंडर स्टॉर्म आए तो हमें खुले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ हम सुरक्षित नहीं रहते हैं। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। और जब हम थंडर के बारे में सुनते हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और किसी सेफर प्लेस पे चले जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। और जब थंडर के बारे में हम सुनते हैं तो हमें उसके लिए उसी जगह पर रुक कर कुछ समय तक इंतज़ार करना चाहिए और जब वो चला जाए तो उसके बाद किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, सेफ प्लेस की हम किस प्रकार मतलब खोज या कहाँ पर मिलेगा। ए हाउस और ए बिल्डिंग इज़ ए सेफ प्लेस। हमारा घर और बिल्डिंग जो है एक सुरक्षित स्थान है। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाय कार और बस, यदि आप कार या बस से ट्रेवल कर रहे हो तो यू आर सेफ इनसाइड विथ विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल्स शट। तो हमें उनके खिड़की और दरवाजे जो होते हैं वो बंद कर लेना चाहिए। डस एंड डोंट ड्यूरिंग इस थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म के हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आउटसाइड, बाहर की ओर। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। व्हीकल्स को खुले रखना जैसे कि मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी या ओपन कार्स, ये सुरक्षित जगह नहीं है। ओपन फील्ड्स, टाल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्टोर। जो जैसे कि खुले खेत है या बड़े पेड़ है या किसी बगीचे में के नीचे जाना और जो ऊपर उठे हुए स्थान है वह लाइटनिंग के स्ट्रोक से सुरक्षित नहीं है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के समय हमें अम्ब्रेला साथ में नहीं रखना चाहिए। इफ़ इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज। यदि आप जंगल में हो तो छोटे पेड़ के नीचे रह सकते हो। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड। यदि कोई भी आपके
शेल्टर अवेलेबल नहीं है खुली जगह पर तो स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, तो और ऑल ट्रीज के नीचे रुकना पड़े तो स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। तो जो भी पोल्स या मेटल ऑब्जेक्ट्स हो तो उनके ग्राउंड के अंदर तो उनको हमें वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। इन स्टेट स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स, दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। आपको क्या करना चाहिए, यदि खुली जगह में हो तो अपने दोनों हाथों को घुटनों के और सिर को घुटनों के बीच में लेके बैठ जाना चाहिए। तो ये जो है जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है पीपुल अपने दोनों हाथ से नी के बीच में अपने सिर को उसने छुपा लिया है। तो ये क्या है कि एक छोटी सी आपकी उस स्ट्रक से बचने के लिए पोजीशन होती है। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कार्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर एंड मेटल पाइप्स। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, कॉन्टेक्ट विथ दिस शुड बी अवॉइडेड। जब लाइटनिंग की स्ट्राइक होती है तो जैसे टेलीफोन कॉर्ड्स या इलेक्ट्रिक वायर जो कि और मेटल पाइप्स, और क्योंकि आप जानते हो कि ये जो है लाइटनिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से होती है, तो ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म, और जब थंडर स्टॉर्म होता है तो हमको इनसे कॉन्टेक्ट से बचना चाहिए, मतलब इन चीज़ों को छूना नहीं चाहिए। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन। ऐसी समय में हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन या कॉर्डलेस फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. यदि आपका कोई भी पर्सन का कॉल आए या रिसीव नहीं करे तो आपको वायर्ड फ़ोन से फिर फ़ोन को, मतलब किसी का कॉल आए तो आपको वायर्ड फ़ोन को रिसीव नहीं करना चाहिए। बेथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर। और आपको बेथिंग यानी नहाना भी नहीं चाहिए थंडर स्टॉर्म के दौरान, या किसी भी बहते हुए पानी के कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी होते हैं जैसे कि कंप्यूटर है, टीवी है या कुछ अनप्लग्ड है, तो उनसे भी हमें इलेक्ट्रिकल लाइट्स जो भी है उन सबको हमें ये हानिकारक है। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, ये किसी भी प्रकार से हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग मतलब उससे हमें उसकी तड़ित चालक जो होता है उसके बारे में। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है वो हमारी बिल्डिंग को लाइटनिंग के अफेक्ट से बचाता है। ए मेटलिक रॉड टालर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है उसी समय उसके अंदर एक मेटलिक रॉड को डाल दी जाती है दीवारों के अंदर। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज बुरीड डीप इन द ग्राउंड। उसका एक सिरा जो है हम हवा में ऊपर की ओर बिल्डिंग के सबसे ऊपरी सिरे पर रखते हैं और उसका दूसरा सिरा जो है जमीन के अंदर उसको बुरीड कर देते हैं। द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। रोड जो है सरलता से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनको आसानी से ग्राउंड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग आल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट। जो मेटल होती है, मेटल कॉलम्स होते हैं जैसे कि पाइप है, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रिक वायर्स जो पाइप के अंदर रहते हैं या वाटर पाइप से रहते हैं बिल्डिंग के अंदर, वो इनसे सुरक्षा करता है। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग इस थंडर स्टॉर्म, लेकिन थंडर स्टॉर्म के समय हमें इसको टच नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक लाइटनिंग कंडक्टर है यानी तड़ित चालक। इसमें क्या है कि ये अंदर की ओर एक मेटल की रॉड होती है, इसका एक सिरा ये हवा में बाहर की ओर है और ये यहाँ से जब लाइटनिंग या बिजली कड़कती है तो उस समय जो है यहाँ से जो है चार्जेस धीरे धीरे इस रॉड के थ्रू अपनी अर्थ के अंदर चले जाते हैं। ये नीचे एक कॉपर प्लेट रहती है जो कि ये भी एक गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये चार्जेस ग्राउंड में चले जाते हैं और इस प्रकार जो है इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। इस चार्जेस की अफेक्ट मतलब ये चार्ज इस बिल्डिंग को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। अर्थक्वेक्स, भूकंप। You just learned about thunderstorm and lightning in class 7. You learned about cyclone.
आपने अभी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में पढ़ा और 7th में आपने साइक्लोन्स के बारे में भी पढ़ा। दिस नेचुरल फेनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब भी कभी इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती है तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है ह्यूमन लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। फॉर्चुनेटली दिस फेनोमेना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी हम पहले से कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते या इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट ए थंडर स्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। कुछ स्थानों पर जो है वेदर डिपार्टमेंट जो मौसम विभाग रहता है वो हमें वार्न कर देता है इसके बारे में। इफ ए थंडर स्टॉर्म ऑक्यूर देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स एक्कम्पनिंग इट। और जब भी थंडर स्टॉर्म आता है तो उसके साथ जो है लाइटनिंग साइक्लोन्स और भी साथ में आते हैं। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉजेड बाय दिस फेनोमेना। तो इसलिए हमको उस समय का मेज़र हम उससे सुरक्षित रहने के लिए हम कर सकते हैं और बाद में जो है कितना डैमेज हुआ है कितना नुकसान हुआ है इसका हम उसकी गणना जरूर कर सकते हैं। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या है यानी भूकंप क्या है? एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। अर्थक्वेक जब हमारी पृथ्वी अचानक थोड़े समय के लिए अचानक हिलना या उनमें कंपन उत्पन्न हो जाता है तो वो अर्थक्वेक है। इट इज कॉजेड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। यह हमारी ज़मीन के अंदर गहराई में कुछ डिस्टर्बेंस होने के कारण होता है। ये पिक्चर जो है कश्मीर अर्थक्वेक, कश्मीर में जब भूकंप आया था उस समय की ये पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि इससे यहाँ के लोगों का कितना नुकसान हुआ। अर्थक्वेक होता है जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हिलने लगती है और गिर जाती है और पेड़ पौधे भी बड़े बड़े पेड़ उससे गिर जाते हैं और इलेक्ट्रिक वायर्स या पोल्स जो भी रहती है सब गिर जाती है और उसके दौरान जो है ह्यूमन लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी का बहुत अधिक डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अर्थक्वेक ऑकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है पूरे समय पूरी पृथ्वी पर नहीं आती है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड और ये एक समान नहीं होती। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिज, डैम्स एंड पीपल। मुख्यतः जो है अर्थक्वेक जो है मच लेस, यदि कम फ्रीक्वेंट से आता है और यदि वह इमेसेंस यानी बहुत अधिक उसका कम फ्रिक्वेंसी होता है तो भी बहुत अधिक बिल्डिंग या पुलों का, डैम का जो है नुकसान हो जाता है। और देयर कैन बी ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी और बहुत अधिक उनके जीवन का और मनुष्य की हानि हो जाती है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स। अर्थक्वेक के कारण फ्लड्स भी आते हैं, लैंडस्लाइड एंड टी सुनामी और सुनामी भी या भूस्खलन भी हो जाता है और फ्लड्स भी आ जाते हैं। A major tsunami occurred in the Indian Ocean on 26 दिसंबर 2004। बहुत बड़ी जब सुनामी आई थी वो हमारे भारत में 26 दिसंबर 2004 में ओशन समुद्र के अंदर आई थी। ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशन सफर्ड हग्स लॉसेस। और वो जो कोस्टल एरिया था उसके चारों ओर जो ओशन थे वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुआ। एक्टिविटी 15.6 सेल करेंगे। व्हाट कॉजेस इन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक का कारण क्या है? इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो इसके बारे में नहीं जानते थे या इसकी सच्चाई नहीं जानते थे। देयर आइडियाज वेयर देयर फॉर एक्सप्रेस्ड इन मैथिकल स्टोरी सच एज द वन टोल्ड बाय द बुझोस ग्रैंड मदर। सिमिलर मैथ्स वेयर प्रिवेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो इसके बारे में नहीं जानते और इसका आइडिया वो ही लगाते थे कि कुछ ये पौराणिक या मनगढ़ंत कथाएं जो हमारी ग्रैंड मदर सुनाया करती थी वो प्रचलित, इसका मतलब संसार में ये प्रचलित कहानियाँ है। स्टूडेंट अब इस चैप्टर के आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक्स।